4 कमरों का मकान था। 2 कमरे में जेठानी, 2 कमरे में देवरानी रहा करती थी। आंगन एक ही था। तभी अचानक एक दिन जेठानी ने देवरानी को अपने प्रेमी के साथ अपने कमरे के अंदर गंदी गंदी आवाज़ें निकालते हुए सुना। तो वहाँ पर जाकर जब झांक कर देखती है तो अंदर उसकी देवरानी अपने प्रेमी के साथ लगी पड़ी थी। और उसके बाद दोस्तों, निर्वस्त्र देवरानी को देखकर जो जेठानी होती है वह भी वहीं पर कुर्सी बिछाकर बैठ जाती है। और उसके बाद आधे घंटे यहाँ पर यही सिस्टम चलता रहता है और फिर 2 हत्याएं होती हैं। क्या हुआ था इस कहानी के अंदर, बड़ी ही रोचक कहानी है और इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि घरों के अंदर क्या क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर। बरेला शहर पड़ता है। बरेला शहर के अंदर बबली नाम की एक औरत, उम्र होती है 40 साल, वो रहा करती है और उसका मायका था टेम्बर भीटा गाँव के अंदर। वहीं के रहने वाले संदीप जारिया के साथ अपनी बेटी निशा जो 20 साल की है उसकी इसने सगाई रिश्ता तय कर दिया था। यानी कि बबली जो थी उसके पति की तो मौत हो चुकी थी, उसकी उम्र थी 40 साल। घर में उसका ससुर पंचम दास रहा करता है जो कि अब फिलहाल बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुका है, चलने फिरने में भी ज़्यादा समर्थ नहीं है, थोड़ा बहुत घूमने के लिए चला जाया करता है। अब बबली की उम्र 40 साल है, बेटी की उम्र 20 साल है निशा की। तो बबली ने अपने मायके में एक लड़का ढूंढा, संदीप जारिया, और उस संदीप जारिया से अपनी 20 साल की बेटी निशा की सगाई तय कर दी होती है, रिश्ता तय कर दिया होता है। और शादी होने वाली थी मार्च 2022 के अंदर शादी होने वाली थी इनकी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर ये रह रही होती है। और इसी घर के अंदर इसकी देवरानी, जिसका नाम होता है, जो देवरानी होती है उसका नाम होता है मालती देवी, वो भी इसी घर के अंदर रहा करती है। उसका एक बेटा है और उसकी एक बेटी है जो कि बड़ी है, बेटा छोटा है। अब इन दोनों के पतियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। बबली ने जब शादी की थी तो पंचम दास के 2 बेटे थे, एक बेटा नरेश और एक बेटा सुरेश। तो नरेश से शादी बबली की हुई थी और जो ये औरत थी मालती देवी जो इसकी देवरानी है, इसकी शादी बबली के देवर सुरेश से हुई थी। सुरेश जो कि राजमिस्त्री का काम किया करता है। और 2001 में निशा पैदा हो गई थी बबली के यहाँ पर। और जैसे निशा पैदा हुई थी तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जो बबली का पति होता है जिसका नाम होता है नरेश, उसकी मौत हो जाती है और अब वह अपनी बेटी को अकेले में ही पाल रही होती है। यानी कि विधवा हुए भी 18-20 साल इसको हो चुके थे और कैसा जीवन उसका चल रहा था वो तो भगवान ही जाने। अब यहाँ पर जैसे बेटी की सगाई इसने कर दी होती है तो बेटी अपने होने वाले पति से फ़ोन पर रात को बात कर रही थी और बात करते करते अब एकदम से कोई दरवाजे पर आता है। तो निशा संदीप से कहती है फ़ोन रखो और मैं कोई आया है, मुझे उससे बात करनी है, थोड़ी देर बाद मैं फ़ोन करती हूँ आपके पास। और उसके बाद फ़ोन बिल्कुल बंद हो जाता है। निशा का होने वाला पति संदीप जारिया लगातार फ़ोन कर रहा था लेकिन कोई फ़ोन यहाँ पर उठा नहीं रहा था। अब संदीप जारिया को कुछ गड़बड़ लगता है तो वहीं पर बबली के माँ बाप भी रहते हैं भाई। जो यह लड़की के लिए रिश्ता ढूंढा था संदीप जारिया का, वह बबली ने अपने मायके में ढूंढा था। वो लोग कहीं और के आकर वहाँ पर बसे हुए थे, वैसे पड़ोसी थे। अब जो संदीप जारिया होता है बबली के पिता से कहता है चंद्रभान से कि पता नहीं कैसे कैसे निशा ने फ़ोन बंद कर दिया था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा है, मुझे तो गड़बड़ लग रही है और पता नहीं क्या हो गया है। अब उसके बाद जो बबली का पिता था चंद्रभान, वह अपने एक चचेरे भाई के बेटे को लेकर के वहाँ पर आकर देखता है। तो वहाँ पर बबली के घर पर जब आता है तो यहाँ पर जो बेटी निशा और बेटी जो बबली है और उसकी बेटी निशा वहाँ से गायब थे, वो वहाँ पर कहीं भी नहीं थे। अब दोनों को इधर उधर ढूंढता है कि आखिर ये कहाँ गए, फ़ोन भी बंद है उनका और रिश्तेदारों ने भी पूछा उनसे भी, लेकिन वहाँ पर भी कोई कुछ भी किसी को पता ही नहीं चला। खूब इसको तलाशा गया दोनों माँ बेटियों को, क्योंकि माँ बेटी अब उस फ़ोन कॉल के बाद गायब हो चुकी थी। उसी घर में देवरानी भी रहा करती थी, मालती देवी और उसका पति जिसका नाम होता है सुरेश मिस्त्री और ससुर जिसका नाम होता है पंचम दास, ये भी थे लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। घर थोड़ा बड़ा था तो उसमें अलग अलग पोर्शन बांटे हुए थे, किसी को किसी से मतलब नहीं था। अब तो मामला ज़्यादा गड़बड़ा जाता है तो उसके बाद दोस्तों पुलिस में
एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, लेकिन पुलिस इस मामले को ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल देती है कि शायद कहीं चली गई होंगी। दोनों ही जवान हैं और बबली भी जवान ही है, अभी 40 साल की उम्र है, तो बेटी भी जवान ही है, तो पुलिस वाले कुछ दूसरे तरीके से ले रहे थे। लेकिन जब लोगों को पता चलता है पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है, बेटी और माँ घर से गायब हैं संदिग्ध परिस्थिति में, तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। और जब पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो उसके बाद पुलिस छानबीन में जुट जाती है और इस घर में पुलिस जाती है। घर में जाने के बाद देखती है पुलिस की भाई किचन में से बदबू आ रही है, और जब अंदर जाकर देखा जाता है तो खाना बनाया सड़ रहा था, यानी कि खाना बना था उस टाइम, और तभी ये दोनों गायब हो गई थी एकदम अचानक से। अगर इनको कहीं जाना होता अपनी मर्जी से तो खाना खा कर जाते, बर्तन धो कर जाते, क्योंकि भाई आएंगे वापस बदबू उठ ही पाएगी, खाना क्यों बनाया था जब जाना था। तो यहाँ पर संदिग्ध परिस्थिति पुलिस को भी लगती है। और उसके बाद दोस्तों अब इस घर के और जो सदस्य थे उनसे पुलिस पूछताछ करती है। तो जो देवरानी थी, मालती देवरानी, उसके बेटा और बेटी थे, उनसे भी पूछताछ कर दी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों अब जब पूछताछ की जाती है तो बेटी जो होती है, बड़ी बेटी, वो बताती है पुलिस को कि उस रात हमारे घर में एक संजू आया था जो कि हमारी माँ के पास आता रहता है, उसके साथ एक और आदमी था और वह लोग यहाँ पर आए थे और हमारी माँ ने खाना वगैरह खिलाकर सुला दिया था। और उसके बाद जब मैं सुबह उठकर देखती हूँ, मैं ताई के घर के दरवाजे की तरफ देखती हूँ तो उनका मतलब ताला लगा हुआ था, अंदर कोई नहीं था। अब यहाँ पर यह जो बात बेटी बताती है तो पुलिस को एक क्लू और मिल चुका था कि जो देवरानी मालती देवी है उसके यहाँ पर दो लोग मिलने के लिए क्यों आए, आखिर मामला क्या था। अब दोस्तों यहाँ पर सुबह सुबह जैसे वह बताती है, बबली की बेटी, मालती की बेटी, सुबह सुबह बबली ताई यहाँ से गायब थी, ताला लगा हुआ है। तो उसके बाद संजू और मालती देवरानी को पकड़ा जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। तो जब पूछताछ की जाती है तो पहले तो इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस के सामने तो अच्छे के कहते हैं ना भूत उतर जाते हैं। तो अब वे राज खोलते हैं। वे बताते हैं कि संजू ने मालती के कहने पर बबली और बबली की बेटी की हत्या कर उनकी लाशों को ले जा कर के गाँव में नदी के किनारे रेती में दफन कर दिया। अब यह बात दोस्तों जब पुलिस को पता लगती है तो पुलिस और जांच पड़ताल करती है। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जो बबली होती है बेचारी विधवा पने में जी रही थी, अपनी बेटी की सगाई भी कर चुकी थी। और यहाँ पर जो देवरानी थी वो इनके साथ रहा करती थी, घर में एक ससुर था। तो अब यहाँ पर जो सुरेश होता है, जो सुरेश होता है और मालती होती है वो अलग हुए थे, शादी के तुरंत बाद ही अलग हो गए थे, घर का बंटवारा कर लिया था। अब मालती और सुरेश यानी कि देवरानी और देवर अलग रहते थे और बबली अलग थी, बंटवारा पहले ही हो चुका था। 2 कमरों में बबली रहा करती, 2 कमरों में मालती रहा करती। अब मालती जो होती है वह एक संजू नाम के शख्स से प्यार करने लगती है। कई बार पति जब राजमिस्त्री है तो कई बार कहीं दूर काम चला करता है, घर पर पति नहीं रहता है, तो वह अपने प्रेमी को बुला लिया करती है चुपके, कई बार बाहर मिलने के लिए चली जाया करती है। अब जो देवरानी होती है, एक दिन की बात है, अपने प्रेमी संजू को अपने घर में बुला करके उसके साथ संबंध बना रही थी और उसको पता था बबली तो बाहर गई है और बेटी शायद कॉलेज गई है, तो घर में कोई नहीं है। उसके अपने बच्चे भी कहीं गए हुए थे कॉलेज स्कूल वगैरह में। तो अब आते ही बबली देखती है कि देवरानी मालती के कमरे में से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं सिसकारियाँ मारने की। वह किवाड़ की दरार में अंदर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि मालती देवरानी वो अपने प्रेमी संजू के साथ निर्वस्त्र होकर के संबंध बना रही है। उसके बाद यह बबली कुछ रोक टोक नहीं करती है, कुर्सी लेकर के वहीं पर दरवाजे के सामने बैठ जाती है और सारा नज़ारा देखती रहती है। और आधे घंटे के बाद जब संजू निकलता है तो अब तक मतलब संजू जब आया करता था आपसे पहले तो मालती देवरानी ये कहा करती थी जेठानी से कि ये मेरे चाचा का लड़का है, मेरा भाई है रिश्ते में। अब यह जो भाई वाला सिस्टम था ना, अब यह इसको समझ में आ चुका था बबली को कि ये भाई नहीं, यह तो इसका प्यार है, इसके साथ संबंध बनाती है। वहीं बैठी हुई थी दरवाजे पर और थोड़ी देर के बाद जब वह निकलता है संजू कमरे में से तो एकदम से अब वह कहती है कि ये तुम्हारा भाई है, इसके साथ तो मुँह गाला कर रही थी। देवरानी से लड़ती है जेठानी। अब तो वह जो देवरानी होती है वो उल्टा बबली को धमका देती है कि ये मेरा भाई है और क्या कर रहे थे, तो मैंने कुछ नहीं देखा, तुम झूठ बोल रही हो, मतलब बात को उल्टा फेर देती है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जो बबली होती है वह अपने ससुर को जाकर अंदर बता देती है कि इस तरह से तुम्हारी छोटी बहू ऐसा कांड कर रही थी अपने कमरे के अंदर। मगर बबली अपने देवर को नहीं बताती है और कहती है अपनी देवरानी से, मालती से, कि सुधर जा वरना मैं देवर को भी बता दूंगी। अब तो यहाँ पर जो मालती होती है
उसको बहुत बुरा लगता है और बस अब उसके काटे खून नहीं रहता है, उसके मतलब कहते हैं प्रेम प्रसंगों में अब रुकावट हो रही थी और देवरानी के ऊपर जेठानी नज़र रख रही थी। अब यहाँ पर जो मालती देवी होती है वह अपने प्रेमी के साथ मिल करके प्लानिंग बनाती है कि जब तक मेरी जेठानी रहेगी तब तक बात नहीं बन पाएगी। मेरी जेठानी ने मेरे पति को तो अभी बताया नहीं है, तो इसको अगर हम मार देते हैं तो उसके बाद ये मामला यहीं की दफन हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये दोनों प्लानिंग कर लेते हैं और प्लानिंग के तहत संजू को यह अपने शामिल करती है, प्रेमी को। संजू जिसने 2 लड़कियों की पहले अफेयर किया था, 2 लड़कियों के साथ, आज तक भी उन 2 लड़कियों का कोई अता पता नहीं है कि वो गई तो गई कहाँ। शराबी और जुआरी और कबाबी था। संजू अपने साथ एक और आदमी को लेकर आता है और उसके बाद शाम को ही जब घटना होने वाली थी तो यह आकर के मालती देवी के यहाँ पर रुकता है, खाना खाता है और मालती देवी जो होती है अपने बच्चों को सुला देती है कि सो जाओ बेटा, क्योंकि वह नींद की गोली लेकर आई थी और बच्चों की खाने में नींद की गोली और ससुर के खाने में नींद की गोली मिला देती है। वह सो जाते हैं गहरी नींद में। उसके बाद यहाँ पर खेल चालू होता है। पहले तो संजू अपनी प्रेमिका मालती देवी के साथ संबंध बनाता है और फिर जब उसमें ताकत आ जाती है तो वह अब एकदम से अपनी जो मतलब मालती देवी की जेठानी थी उसके घर में चला जाता है। दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था। तो जो जेठानी की बबली की बेटी थी निशा, वह अपने होने वाले पति से बात कर रही थी। तभी वह हमें जाते हैं, संदिग्ध परिस्थिति लग रही थी उसको। एकदम से वह अपने प्रेमी से कहती, रखो फ़ोन, कोई मिलने के लिए आया है। इतने में वह आकर के उस बेटी का मुंह दबा देते हैं और उसके फ़ोन ज़मीन पर गिरता है तो स्विच ऑफ हो जाता है। उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद बबली की हत्या कर दी जाती है। गला दबा करके, खून खराबा किया नहीं था। उसके बाद उनको बोरियों में भर करके वह अपने गाँव ले जाते हैं। वहाँ पर खेतों में जहाँ से नदी निकला करती थी वहाँ पर रेती थी, उस रेती के अंदर इन दोनों लाशों को दफन कर दिया जाता है और उसके बाद यह फरार हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों इन दोनों माँ बेटियों की जान चली जाती है, सिर्फ इसलिए कि देवरानी को जेठानी ने संबंध बनाते हुए उसके प्रेमी के साथ देख लिया था और ससुर से कह दिया था और ऊपर से यही कह रही थी कि तू सुधर जा, ऐसा काम मत कर वरना मैं तेरे पति को भी बता दूंगी। ये मामला यहाँ पर चला हुआ था। तो दोस्तों बहुत बारी चीज़ें होती हैं, कई बार आंखों देखी चीज़ों को भी नेगलेक्ट करना पड़ता है वरना जान का खतरा बन जाता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर गांव के अंदर जो गऊ तस्कर होते हैं वो रात को निकलते हैं। मैंने कई कैमरों में देखा है, गांव के अंदर वो निकलते हैं और जैसे कहीं गऊ बैठी हुई मिल जाती है रास्ते में, गांव में भी शहरों में भी कहीं भी, तो गऊ को उठाते हैं और गाड़ी में डाल लेते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से। अगर उस टाइम पर कोई उस गाँव का आदमी या उस शहर का आदमी बाहर निकल आता है तो भैया सीधा फायर करते हैं। अगर 1-2 आदमी, एकला दुकला आदमी है वह बाहर निकल आता है, सीधा गोली चलाते हैं वो। तो अब वहाँ पर कंडीशन में, ऐसी कंडीशन जब फंस जाती है तो क्या करे। अब तुरंत वो लोग जब पुलिस को फ़ोन करते, पुलिस भी इतने आती नहीं है, ये तो 2 मिनट का काम होता है, इतने वो निकल जाते हैं। तो ऐसी जब परिस्थिति हो जाए तो उसमें समझदारी ये होती है थोड़ा पीछे हट जाएं, बात को समझ कर उसका उपाय दूसरे तरीके से करें। ये नहीं है कि जैसे मान के चलो कोई चोरी कर रहा तो डायरेक्ट उसके ऊपर अपने जान का खतरा ना, जोखिम नहीं लेना चाहिए वरना कुछ भी हो सकता। अब जैसे ये देवरानी थी, इसको देख करके जो बबली है या तो पहले इसको ही समझाती कि मैं ससुर से कह दूंगी, या फिर अगर उसको अपनी जान बचानी थी तो भैया बाहर में जाए दुनियादारी, अपनी जान बच जाती, किसी से कुछ ना कहती, चुप रहती, तो भी इस बबली की जान बच सकती थी। लेकिन दोस्तों ऐसे मामलों में चुप रहा नहीं जाता है। जब कहीं ऐसा गंदा कुकृत्य होता हुआ देखता है इंसान या फिर किसी के ऊपर अत्याचार होता देखता है तो इंसान की अंतरात्मा गवाही देती है कि हिम्मत करो, उठाओ कदम वरना गलत होगा। तो इस तरह से ये इंसानी फितरत होती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। कई लोगों की हिम्मत पड़ जाती है गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की, कई लोगों की नहीं पड़ती है। और यहाँ पर एक चीज़ें देखी जाती है, जिन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है गलत के प्रति आवाज़ उठाने की, वो लोग बचे रहते हैं और इसी तरह से जीते रहते हैं। और शायद ये ज़िंदगी नहीं होती। हमारे वेद ग्रंथों में भी लिखा है कि कहीं अत्याचार हो रहा हो तो थोड़ा आगे बढ़कर चलकर हाथ मतलब कदम उठाना चाहिए। लेकिन ये कलयुग का कलिकाल है। यहाँ पर जो कदम उठाता है अत्याचार के प्रति, पहले उसकी ही हत्या कर दी जाती है, उसको ही काट दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। हमारे साथ वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से, दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं, कालीचरण उड़ीसा से फिलहाल गोवा में रहते हैं, परवीन चौधरी राजस्थान से, बेंगलुरु में रहते हैं फिलहाल, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा
नेपाल से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, बुलाईदास झारखंड से, खेमराज गुज्जर छट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, श्यामलाल चौधरी नौकाबिकर राजस्थान से और पप्पा राम कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, वीरेंद्र शर्मा हैं, मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, धीरज बंडवाल लगातार कमेंट करते हैं और समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं, दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, राजेंद्र शर्मा कमेंट करते हैं, शरद कुमार हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से और उसके बाद सुजीत कुमार है, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, हंसराज बिहार से, बेहाना रजत सैनी है और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडावन राजस्थान से और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।